आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हीट इंजन के बारे में। हीट इंजन होता क्या है और किस तरह से इसकी वर्किंग होती है, और इसके रिलेशन में हम आगे कार्नोट साइकिल की हम बात करेंगे, उसके लिए डेरिवेशन निकालेंगे। तो हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो भी हीट है, इस हीट को क्या करती है, वो वर्क में जनरेट कर देती है। हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस होती है जो जितनी भी हीट उसको दी जाती है, उस हीट को किस में, वो वर्क में क्या कर देती है, एक्सचेंज कर देती है, वर्क में चेंज कर देती है। ठीक है, मतलब जो भी उस हीट है उसको जो आपके जो है ये मैकेनिकल वर्क में उसको चेंज कर देती है। उस इंजन को हम हीट इंजन कहते हैं, है ना। अब हीट इंजन के जो है डिफरेंट सोर्सेस होते हैं। पहला सोर्स जो होता है हीट इंजन का, ये होता है आपका जो है हीट सोर्स होता है। हीट सोर्स हो यहाँ पर होता है। तो ये हीट सोर्स क्या होता है, ये एक तरह से जो है हीट रिवर्सियर, रिजर्वेयर होता है। क्या होता है, ये एक हीट रिजर्वियर होता है। और वो हीट रिजर्वियर क्या करता है, वो किसी टेम्परेचर पर, किसी हीट पर ये रखा हुआ होता है। ठीक है ना। इसकी इतनी ज़्यादा हीट होती है कि थोड़ी सी हीट इससे ले लें, थोड़ी सी हीट अगर इससे ले तो उसके टेम्परेचर में वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है ना। अप्रोक्सीमेट बोल देते हैं कि इन्फिनिटी टेम्परेचर पर ये होता है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंड जो होता है आपके पास में इसका पोर्शन, तो सेकेंड पोर्शन होता है इसमें वर्किंग सब्सटेंस। क्या होता है इसमें, वर्किंग सब्सटेंस होता है। जिस सब्सटेंस की हेल्प से हम जो वर्क को प्रोसेस करवाते हैं, जो वर्क हमारा प्रोसेस होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, वर्किंग सब्सटेंस यहाँ पर बोलते हैं। तो वर्किंग सब्सटेंस होता है यहाँ पर, सब्सटेंस होता है। और ये क्या करता है, ये हीट सोर्स से ये क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है और मैकेनिकल वर्क को जनरेट करता है। ठीक है। थर्ड पोर्शन जो इसका लिया जाता है, थर्ड मेन पोर्शन इसका अगला जो होता है, वो होता है आपका सिंक। सिंक क्या होता है, तो इसको अपन हीट सिंक भी कहते हैं। हीट सिंक क्या होता है, ये भी एक बहुत लो टेम्परेचर पर, बहुत लो टेम्परेचर पर यहाँ पर एक क्या होता है, हीट रिजर्वियर भी बोल सकते हैं इसको। ये लो टेम्परेचर पर होता है, बट भाई जो वर्किंग सब्सटेंस है ये अपना वर्क प्रोसेस करता है, वर्क कर देता है, और जितनी हीट भी बचती है उस सारी की सारी हीट को क्या कर देता है, यहाँ पर ये सिंक को दे देता है। ये इतने लो टेम्परेचर पर होता है कि इसको थोड़ी सी हीट दे देने पर इसके टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं होता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि यहाँ ये तीन इसके पोर्शन होते हैं। यहाँ पर ये आपका एनर्जी सोर्स होता है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर हम इसको लेते हैं, इसका ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ मैं। ये सिंक होता है हमारे पास में, है ना। और यहाँ से क्या होता है कि जो आपका मटेरियल होता है, ये आपका वर्किंग मटेरियल होता है ना। वर्किंग मटेरियल होता है यहाँ पर। तो ये क्या करता है, यहाँ से T1 केल्विन टेम्परेचर पर होता है, ये T2 केल्विन टेम्परेचर पर होता है, और T1 की वैल्यू T2 से बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्या करता है, इस हाई टेम्परेचर के सब्सटेंस, हाई टेम्परेचर के सोर्स से Q1 एनर्जी को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, और क्या कर देता है, यहाँ से ये वर्क जनरेट कर देता है, वर्क कर देता है यहाँ से। और जो भी हीट बचती है Q2, उस Q2 को कहाँ दे देता है, वो सिंक को दे देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम बात करें पेट्रोल। तो पेट्रोल इंजन की हम बात करें तो पेट्रोल क्या है, इसमें पेट्रोल एक वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है ना। ये क्या करता है, पिस्टन से, बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है पिस्टन, उससे कुछ हीट को ये एब्जॉर्ब करता है, वर्क प्रोसेस करता है, हमारा व्हीकल चलता है, और जो भी एक्सटर्नल हीट जो बचती है उसको क्या करता है, उसको साइलेंसर के थ्रू, या उसको जो है अपने सिंक में यहाँ पर क्या होता है, आपका चारों तरफ का एटमॉस्फेयर होता है, तो सिंक को ये क्या कर देता है, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, एनर्जी को दे देता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये इसकी वर्किंग होती है, ठीक है ना। अब अपन इसकी इफिशियंसी की बात करें, है ना। मतलब वापस से क्या होता है कि आपका ये देखो यहाँ पर तो ऐसा होता नहीं है, बट जो आइडियल इंजन्स होते हैं उसमें वर्किंग होती है कि यहाँ पर क्या होता है कि आपका वर्किंग सब्सटेंस इससे Q1 एनर्जी ले लेता है, किससे, हीट सोर्स से,
रिजर्वेयर से, और वहाँ से क्या करता है, डब्ल्यू वर्क प्रोसेस करता है और बची हुई हीट को से देता है, सिंक को दे देता है और वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन में वर्क करने के लिए पहुंच जाता है। जैसे रेफ्रिजरेटर में भरी हुई गैस, रेफ्रिजरेटर यहाँ पर उल्टा प्रोसेस करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, सिंक से हीट को लेता है और डब्ल्यू वर्क प्रोसेस करके, इस पर डब्ल्यू वर्क प्रोसेस कराया जाता है, हम एक्सटर्नल वर्क करते हैं, उल्टा चलता है। और Q1 हीट किसको दे देता है, ये अपना एटमॉस्फेयर है, हाई टेम्परेचर पे होता है और रेफ्रिजरेटर कंपैरिजन में, तो ये थोड़ा उल्टा चलता है वहाँ पर। लेकिन एक्चुअल में चीज़ यही होती है, पहुंच जाना चाहिए आपके वर्किंग सब्सटेंस को अपनी इनिशियल पोजीशन में, बट पेट्रोल इंजन में ऐसा नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना थोड़ा इसमें। अब क्या हो रहा है कि भाई हम यहाँ पर हीट इंजन में हम इसकी इफिशियंसी की बात कर देते हैं, क्योंकि इफिशियंसी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी ये होती है, इसको अपन ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इफिशियंसी ईटा दैट्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा आपका डन वर्क अपॉन में एब्जॉर्ब हीट, मतलब ये आउटपुट बन रहा है मुझे वर्क डन, और इनपुट कितना था आपका, हीट Q1 एब्जॉर्ब की थी, तो वर्क डन अपॉन में एब्जॉर्ब हीट, इन दोनों का रेशियो मतलब आउटपुट बटा इनपुट, यही तो है, और इसका जो रेशियो होता है वो आपकी इफिशियंसी यहाँ पर कहलाती है, ठीक है ना। तो इफिशियंसी है, इफिशियंसी के लिए मैं कहता हूँ यहाँ पर क्या है हमारे पास में, कि अगर मैं बात करूँ तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करता हूँ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, ये कहता है कि डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल W, है ना। अगर आपका सिस्टम पूरी तरह से क्या है, ये आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक है, तो उस कंडीशन में हम ये कहते हैं आइसोथर्मल सिस्टम में डेल यू, कि आपकी जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि ये सिस्टम कैसे होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस के होते हैं। तो उस कंडीशन में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब जो यूए था वही यूबी है, सॉरी जो यूए था वही यूए डैश है, मतलब कोई भी इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होता है। तो इस कंडीशन में ये बन जाता है हमारे पास डेल Q इज इक्वल टू डेल W, ऐसा हम कहते हैं यहाँ पर। अब डेल Q क्या है, डेल Q है यहाँ पर डेल W, वर्क प्रोसेस हुआ है तो Q1 हीट ली है और Q2 हीट दी है, यही तो चेंज हुआ आपका, और यही आपका किस में चेंज हुआ है, वर्क के रूप में चेंज हुआ है। तो वर्क कितना हो जाएगा, देखो सीधी सी बात है, Q1 हीट ली और Q2 हीट इसको दे दी, तो Q1 तो ली है 10 जूल ली है, 4 जूल इसको दी, तो वर्क में कितना हुआ, तो 10 माइनस 4 मतलब 6 जूल, तो वही तो हो रहा है। Q1 हीट ली और Q2 हीट इसको दे दी, सिंक को दे दी, तो इस कंडीशन में Q1 माइनस Q2 बराबर क्या बन जाता है आपका, W बन जाता है। इस वैल्यू को मैं ऊपर रख देता हूँ, तो यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको अपन फर्स्ट में यूज कर देते हैं, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से इफिशियंसी ईटा दैट्स इज इक्वल टू, ये बन जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन में कितना बन जाएगा, ये Q1, यही तो होगा। तो यहाँ से अलग अलग कर दें इसके डिनोमिनेटर्स, तो Q1 अपॉन Q1 की वैल्यू 1 और ये बन जाएगा Q2 अपॉन में कितना बन जाएगा, ये Q1, ये होती है आपकी इफिशियंसी, है ना। इसको हम परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं, और ये कभी भी क्या है 1 नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि Q1 की वैल्यू यहाँ पर जो है इस Q2 कंपेरिजन में कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा हो गई और ये बहुत कम है तो इस कंडीशन में रेशियो 0 हो जाएगा, तो हीट आपकी ईटा बराबर 1 हो जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। साथ ही साथ ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी नहीं हो सकते, मतलब जितनी हीट ले रहा है उतनी हीट सिंक को दे रहा है, तो वर्क क्या होगा फिर, कुछ भी नहीं। W बराबर क्या है, Q1 माइनस Q2, और Q1 Q2 एक दूसरे, वर्क भी 0 हो जाएगा आपका, तो इफिशियंसी भी क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ ध्यान रखना Q2 की वैल्यू भी कुछ ना कुछ होती है Q1 के कंपैरिजन में, और ये कभी नहीं हो सकता है Q2 ज़्यादा है और Q1 कम है, ऐसा भी नहीं हो सकता, इफिशियंसी फिर नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर Q1 की वैल्यू Q2 से हमेशा ज़्यादा होगी, बट Q2 क्या होगा इस Q1 के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगा, यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये अपने पास में क्या है, इफिशियंसी आती है, और इस तरह हम इफिशियंसी को परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसमें हम बात करते हैं, तो हमारे पास में एक आइडियल इंजन होता है, इस इंजन को हम क्या बोलते हैं, कार्नो इंजन कहते हैं। तो कार्नो इंजन क्या होता है आपका, उसको देख लेते हैं हम यहाँ पर, भाई हमें तो प्रोसेस करवानी है यहाँ पर। तो कार्नोट नाम के साइंटिस्ट ने यहाँ पर एक ऐसा इंजन बनाया, कार्नोट हीट इंजन बोलते हैं इसको, और ये कैसा है, ये इंजन कार्नोट हीट इंजन क्या है, ये एक ऐसा आइडियल इंजन है, एक ऐसा आइडियल इंजन है ये
कि जो क्या करता है, जो ये कह सकते हैं कि कार्नोट हीट इंजन कभी भी अपने ये नेचुरली कभी भी इसको जनरेट नहीं किया जा सकता। ये कैसा इंजन है आपका, हम कह सकते हैं ये आइडियल इंजन है, ठीक है ना, ये आइडियल इंजन है आपका, जो कभी भी फाइंड आउट तो नहीं किया जा सकता, हम इसको कभी भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, बट हम इसको इसकी जो इफ़िशियंसी होती है ना वो 100% होती है, और 100% इफ़िशियंसी किसी की नहीं हो सकती है, हम जानते हैं, थोड़ा बहुत हीट का लॉस ज़रूर होगा। तो कार्नोट हीट इंजन एक ऐसा आइडियल इंजन है जिसकी इफ़िशियंसी 100% है, और जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरली इसको हम प्रोसेस में नहीं ला सकते, इसको हम नहीं बना सकते, वी कैंट मैन्युफैक्चर, हम इसको बना तो नहीं सकते, बट हम इसकी कंपैरिजन रियल इंजन से करते हैं, या रियल इंजन की कंपैरिजन कार्नोट इंजन से करके हम क्या करते हैं, रियल इंजन की इफिशियंसी चेक कर सकते हैं, रियल इंजन की इफिशियंसी चेक कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि पेट्रोल इंजन जो होता है आपका, इस पेट्रोल इंजन की इफ़िशियंसी ये अप्रोक्सीमेट जो है यहाँ से 60 to 70%, 80% के आसपास होती है, ठीक है। जो आपका डीजल इंजन है 40% के आसपास होती है, जो डीजल इंजन है उस डीजल इंजन की इफ़िशियंसी 20% के आसपास होती है। तो ये सब इफ़िशियंसी क्या है, ये सब इफ़िशियंसी हम इसके कंपेरिजन में ही निकालते हैं, है ना। तो ऐसा कार्नोट साइकिल एक ऐसा साइकिल होता है, एक ऐसा इंजन होता है जो एक आइडियल होता है, इसकी इफिशियंसी 100% होती है, इसको हम मैन्युफैक्चर तो नहीं कर सकते, बट हम इसकी रियल इंजन की कंपैरिजन इससे करके रियल इंजन की इफिशियंसी को नोटिफाई कर सकते हैं। इसके भी कुछ मेन पोर्शंस होते हैं, वही मेन पोर्शंस होते हैं। पहला जो इसका पोर्शन होता है, पहला जो इसका जो है यहाँ से भाग होता है ना, वो होता है इसका कार्नोट हीट सोर्स। क्या होता है इसका पहला पोर्शन होता है इसमें ये हीट सोर्स होता है। अब ये हीट सोर्स क्या होता है, हीट सोर्स एक हाई टेम्परेचर पर, है ना, इसकी हीट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है इसके अंदर, और एक किस टेम्परेचर पर होता है, हाई टेम्परेचर पर होता है। एक हीट सोर्स होता है, हीट रिजर्वियर यहाँ पर होता है, जिससे थोड़ी सी ऊष्मा अगर ले लें, थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब कर लें, तो इस हीट सोर्स की एनर्जी में किसी प्रकार से कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं आता है, इसका टेम्परेचर बना रहता है वैसा ही, ठीक है ना। दूसरी हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में होता है वर्किंग सब्सटेंस। सेकेंड यहाँ पर हम लेते हैं कार्नोट साइकिल में, तो यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस होता है। तो इसमें वर्किंग सब्सटेंस में क्या लिया जाता है, तो वर्किंग सब्सटेंस में यहाँ पर क्या होता है, एक सिलेंडर होता है। क्या होता है यहाँ पर, एक सिलेंडर होता है, और इस सिलेंडर की जो वॉल्स है ना, ये वॉल्स कैसी होती है, फुली कंडक्टर होती है। कैसी होती है, ये वॉल्स जो होती है फुली कंडक्टर होती है, ठीक है ना। और इसका जो बेस जो होता है ना, ये बेस कैसा होता है, ये फुली इंसुलेटर होता है, फुली इंसुलेटर बनता है इसका बेस। तो वॉल्स होती है फुली कंडक्टर होती है, बेस जो होता है ये फुली इंसुलेटर होता है ना। और यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसमें जो वर्किंग सब्सटेंस के रूप में क्या भरी जाती है, एक आइडियल गैस इसमें भरी जाती है। ऐसा कुछ होता है, ये सिलेंडर होता है, इसकी ये वॉल्स होती है, ये फुली कंडक्टर होती है, बेस जो होता है फुली इंसुलेटेड होता है, और इसमें एक पिस्टन लगा हुआ होता है ना। ये पिस्टन होता है इसमें, ये पिस्टन क्या करता है, ये पिस्टन फ्रिक्शनलेस, विदाउट एनी फ्रिक्शन ये ऊपर नीचे क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर, ऐसा हम मान के चलते हैं। और इसमें क्या भरी हुई होती है, आपकी आइडियल गैस इसमें भरी हुई होती है, ऐसा हम इसको वर्किंग सब्सटेंस के लिए मानते हैं। तो इसमें आइडियल गैस भरी हुई होती है। तीसरा जो इसका पोर्शन होता है, थर्ड पोर्शन है। तो थर्ड पोर्शन में क्या होता है, थर्ड पोर्शन में ये है कि यहाँ पर जो है हम कहते हैं कि इसमें एक इंसुलेटेड स्टैंड होता है, इंसुलेटेड स्टैंड होता है ना। ये एक स्टैंड होता है, इस तरह से इसको स्टैंड को बनाया जाता है, और ये क्या होता है, फुली इंसुलेटेड होता है। इसका जो अपर सरफेस है ये कैसा होता है, फुली इंसुलेटेड होता है, फुली इंसुलेटेड इसका अपर सरफेस होता है, ठीक है। और फुली इंसुलेटेड होने के कारण से क्या होता है कि जब ये फुली इंसुलेटेड होता है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से हीट को ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा अगर अपन इसको यहाँ रख देंगे तो।
इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें जो इसकी वॉल्स है ना, थोड़ा उल्टा कह दिया इसको मैंने, यहाँ थोड़ा करेक्शन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसकी जो वॉल्स है ना, ये वॉल्स फुली इंसुलेटेड होती है, ठीक है ना। और जो ये बेस है ना, ये बेस फुली कंडक्टर होता है। सिलेंडर में ध्यान रखना कि जो बेस है, सिलेंडर का जो बेस है वो है फुली कंडक्टर, और जो वॉल्स है ना, ये वॉल्स है आपकी क्या, फुली इंसुलेटर। ये थोड़ा करेक्शन किया मैंने, ध्यान रखना इस चीज़ में। अरे भाई वॉल्स क्या होंगी, फुली इंसुलेटर होंगी। ये भी फुली इंसुलेटर है आपका, फ्रिक्शन लेस इस पर मूव कर सकता है। और इसका जो बेस होता है ना, ये बेस होता है फुली कंडक्टर। हम इस बेस को उठा करके उसके ऊपर रखते हैं तो ये इंसुलेटर, और जब ये इसके कांटेक्ट में आता है तो ये भी इंसुलेटर बन जाता है। तभी तो एडियाबैटिक अपने पास एक्सपेंशन होगा या एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। तो ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। फोर्थ पोर्शन जो इसमें होता है वो होता है आपका सिंक। अभी सिंक क्या है, तो सिंक एक बहुत लो टेम्परेचर पर यहां पर क्या होता है, एक जो है एनर्जी सोर्स होता है ना, या कह सकते हैं एनर्जी रिजर्वियर। यहां पर ये भी होता है, ये बहुत लो टेम्परेचर पर होता है। मतलब कितनी भी हीट इसको दे दो, कितनी भी हीट इस सिंक को दे देंगे, इसके टेम्परेचर में किसी भी प्रकार से कोई भी चेंज नहीं होगा। सो कितनी भी हीट दे देंगे, इसके टेम्परेचर में चेंज बिल्कुल नहीं होगा। तो ये हम यहाँ पर 4 पोर्शंस की बात करते हैं, और 4 पोर्शंस को हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टडी करते हैं। अब होता क्या है इसके अंदर, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो कार्नोट साइकिल बनाते हैं हम इसमें। तो कार्नोट हीट इंजन बोल दिया, अब अपन कार्नोट साइकिल की बात करते हैं। और कार्नोट साइकिल में हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी चारों प्रोसेस में हम 4 तरह के इसमें एक्सपेंशन करेंगे। हम इसमें 4 तरह के एक्सपेंशन करेंगे। कैसे एक्सपेंशन करेंगे, यहाँ पर 4 तरह का, 2 तरह का तो एक्सपेंशन होगा और 2 तरह का कंप्रेशन होगा। पहला जो आपका एक्सपेंशन होगा इसमें, ये होगा आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है ना। दूसरा जो इसमें हम करेंगे, तो दूसरा होगा आपका एडिएबैटिक एक्सपेंशन, मतलब रुद्धोष्म जिसको अपन कहते हैं, एडिएबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। थर्ड जो होगा इसमें वो होगा आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन, और जो फोर्थ आपका बनेगा वो बनेगा यहां से एडिएबैटिक कंप्रेशन। यही तो होगा, 4 प्रोसेस होगी इसमें। ये समतापी, देखो समतापी प्रक्रम होते क्या है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है, क्या होती है, जिसमें हम क्या करें कि यहाँ पर कितना भी वर्क प्रोसेस कर दें इस सिस्टम के ऊपर, इसको कितनी भी हीट दे दें, कितनी भी हीट इससे ले लें, इसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होता है। इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर एक दूसरे के इक्वल होता है, मतलब इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होती इसकी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। एडिएबैटिक सिस्टम क्या होते हैं, एडिएबैटिक सिस्टम वे सिस्टम होते हैं जिसमें यदि हम वर्क प्रोसेस करें तो क्या होता है, या तो वो एडिएबैटिक सिस्टम में या तो जो टेम्परेचर डाउन हो जाता है या फिर वो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। मतलब बाहर की हीट को अंदर आने का और अंदर की हीट को एक्सटर्नल सोर्स में जाने का कोई भी टाइम ही नहीं मिलता। और यहाँ पर 100% है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, यहाँ पर उस सिस्टम की चेंज हो जाती है, बदल जाती है, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाता है, क्योंकि बाहर से हीट अंदर आ नहीं रही है, अंदर से हीट बाहर जा नहीं रही है। तो क्या करेगा, वो जो गैस है वो वर्क प्रोसेस करेगी और अपनी इंटरनल एनर्जी को क्या कर देगी, चेंज कर देगी। मतलब या तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा या उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे आपने बलून देखा है, जब भी अपन बलून को फुलाते हैं तो बलून को फुलाने पर क्या हो जाता है, जब ज़्यादा उसमें एयर हो जाती है तो वो इतनी तेज़ी से, भाई ये जो प्रोसेस होते हैं ना बहुत स्लो कराए जाते हैं। क्यों स्लो कराए जाते हैं, ताकि बाहर की हीट को अंदर आने का और सिस्टम के अंदर की हीट को एनवायरनमेंट में जाने का, रिजर्वियर में जाने का टाइम मिल जाए, सिंक में जाने का टाइम मिल जाए इसको, इसलिए बहुत धीरे धीरे ये प्रोसेस होती है। कैसी, वेरी फास्ट प्रोसेस होती है, ये बहुत तेज़ी से होती है। जैसे बलून का फूटना या टायर में हवा भरते वक्त टायर का फूटना, क्या होता है कि जब हम तेज बलून में हवा भरते जाते एक स्थिति ऐसी आती है जब बलून जो है आपका ब्लास्ट हो जाता है।
तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आप नोटिस करना कि उस कंडीशन में बलून से निकलने वाली जो एयर होती है, जो हमारी बॉडी को टच होती है, वो कुछ ठंडी होती है। उस समय अगर आप बलून को हाथ लगाओगे तो बलून क्या हो जाएगा आपका, वो जो है कैसा हो जाएगा, ठंडा आपको मिलेगा कंपेरिजन टू एनवायरनमेंट, कंपेरिजन टू आपका रूम। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वहाँ पर वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ है। इतनी तेज़ी से एटम्स दूर दूर गए हैं एक दूसरे से, किसके अपोजिट, उनके बीच में यहाँ पर क्या इंटरनल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, उसके अपोजिट ही दूर दूर गए हैं। जब दूर दूर गए हैं तो यहाँ पर वर्क प्रोसेस हुआ है। वर्क प्रोसेस हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इनको हीट, एक्सटर्नल सोर्स तो हीट दे नहीं रहा है, तो ये अपने टेम्परेचर को डाउन कर लेते हैं, और अपने टेम्परेचर को डाउन करके ही क्या होते हैं, वो चीज़ उस जगह ठंडी हो जाती है। ठीक है, आप स्प्रे अपने ऊपर छिड़कते हो, स्प्रे भले ही आपने धूप में रख रखा है, गर्म कर रखा है बिल्कुल तरीके से, और आप उसको जब अपनी बॉडी पे छिड़कते हो तो हमें ठंडा लगता है। तो ठंडा क्यों लग रहा है? क्योंकि वो काफ़ी तेज़ी से आप उसको दबाते हो तो एटम्स जो होते हैं काफ़ी तेज़ी से छोटी छोटी बूंदों के रूप में यहाँ से बाहर निकलते हैं और फैलते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि दूर जाने के लिए वो एक्सटर्नल सिस्टम की एनर्जी को उनके अंदर आने का टाइम ही नहीं मिलता है, बहुत फास्ट वो प्रोसेस होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब वो दूर दूर जाते हैं तो एक दूसरे के अट्रैक्शन के अपोजिट वो कुछ वर्क करते हैं, उस वर्क के कारण से वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, अपने टेम्परेचर को गिरा लेते हैं, और वो बूंदें हमारी बॉडी पे आके जब गिरती हैं तो हमें वो ठंडी लगती है। तो ये आपका एडियाबेटिक सिस्टम होता है, बहुत फास्ट इसकी प्रोसेसिंग होती है। तो इस तरह से आइसोथर्मल और एडियाबेटिक सिस्टम होते हैं। तो सबसे पहले हमें करना है क्या, हमें करना है यहाँ पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हम क्या करेंगे, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो स्टैंड होता है, और ये स्टैंड कैसा होता है आपका, Q1 टेम्परेचर पर ये स्टैंड होता है, और ये हीट रिजर्वियर होता है। टोटली कैसा होता है, ये सरफेस कंडक्टिंग सरफेस होती है टोटली, ठीक है ना। तो ये हीट रिजर्वियर होता है आपका। इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर स्टैंड को रख देते हैं, कौन से, सिलेंडर को रख देते हैं। अपने सिलेंडर लिया था, उस सिलेंडर को हम यहाँ पर ला करके रख देते हैं, ठीक ना। ये बहुत हाई टेम्परेचर पर, T1 केल्विन टेम्परेचर पर कोई ऑब्जेक्ट होता है जिससे Q1 हीट यहाँ पर ये लेगा, देखो अभी। अब हम क्या करते हैं, इस पिस्टन को हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ रिलीज करते हैं, इसको ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो इसमें भरी हुई गैस के एटम्स क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, दूर दूर जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, वर्क प्रोसेस करते हैं, जिससे क्या होता है, इनकी इंटरनल एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो जाती है, क्योंकि जब दूर दूर जाएंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई वर्क होगा, और वर्क के लिए चाहिए हमको एनर्जी। तो एनर्जी किसके रूप में मिलेगी, ये अपनी हीट एनर्जी को डाउन कर लेते हैं, अपने टेम्परेचर को डाउन कर लेते हैं, और एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं। अब दूर दूर तो चले जाते हैं, इनकी जो है टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है और इंटरनल एनर्जी डाउन हो जाती है। बट हमने रख रखा है इसको कौन से कांटेक्ट में, इसको मैंने रख रखा है किसके, एक T1 केल्विन के हीट रिजर्वियर के कांटेक्ट में, जो पूरी तरह कंडक्टिंग है। अब देखो, इसकी वॉल्स तो थी, इंसुलेटर थी, ये आपका पिस्टन भी इंसुलेटर था, बट यहां से क्या होता है, ये कंडक्टिंग और कंडक्टिंग सरफेस एक दूसरे से कांटेक्ट में आती है, तो जितनी भी हीट का लॉस यहां होता है ना, वो सारी की सारी हीट की सप्लाई इस आपके हीट रिजर्वियर से हो जाती है, सोर्स से हो जाती, हीट सोर्स से। तो इसकी इंटरनल एनर्जी वापस वैसी की वैसी बन जाती जैसे पहले थी, मतलब इंटरनल एनर्जी में यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होता है। और यहाँ जो है इस प्रकार की प्रोसेस को बोलते हैं अपन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा गैस के, और इंटरनल एनर्जी में चेंज आपका जीरो होगा। अगेन हम कहते हैं अब हम एडियाबेटिक एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए हम क्या करेंगे, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर को उठा करके हम किस पे रखेंगे, यहाँ पर हमने कहा था कि एक इंसुलेटेड स्टैंड होता है ना। बाद में हम इसके डेरिवेशन की बात करेंगे, पहले हम प्रोसेस समझ ले कैसी होती है। तो इंसुलेटेड स्टैंड जो मैंने यहाँ लिया था ना, उस इंसुलेटेड स्टैंड पर ला करके इसको हम यहाँ रख देते हैं। ऐसे पुटअप कर दिया इस सिलेंडर को, मैंने कर दिया ना, ऐसे पुटअप कर दिया इसको इंसुलेटेड सिलेंडर पे ला करके, इंसुलेटेड स्टैंड पे ला करके। अब देखो, ऑलरेडी इसका पिस्टन है वो इंसुलेटर है, ठीक है, वॉल से वो इंसुलेटर है, सिर्फ एक ही चीज कंडक्टर थी वो सरफेस, बट ये आपका इंसुलेटेड स्टैंड आ चुका है। तो मतलब कि इसकी तीनों साइड्स क्या बन चुकी है आपकी, ये बन चुकी है इंसुलेटर, और पिस्टन ऑलरेडी इंसुलेटर है सही। अब हम इस सिलेंडर को ऊपर की तरफ क्या करते हैं, यहां से एक्सपेंड करते हैं, खींचते हैं ऊपर की तरफ। तो गैस के एटम्स फिर से क्या होते हैं, दूर दूर जाते हैं। अब दूर दूर जाते हैं तो वर्क प्रोसेस होता है, वर्क प्रोसेस होता है तो अपनी वर्क कहां से, वर्क के लिए चाहिए एनर्जी, तो एनर्जी में अपनी हीट एनर्जी को डाउन कर देते हैं।
इनकी हीट एनर्जी तो डाउन हो जाती है, बट यहाँ से कहीं भी एक्सटर्नल, ये भी इंसुलेटर था, ये भी इंसुलेटर था, नीचे ये वाला पोर्शन भी अब इस इंसुलेटेड स्टैंड के कॉन्टेक्ट में आके इंसुलेटर बन चुका है। मतलब कहीं से भी आपकी हीट इसमें, कहीं से भी इसका जो टेम्परेचर में लॉस्ट हो रहा है वो लॉस्ट की कहीं से भी रिकवरी नहीं की जा सकती, कहीं से भी एक्सटर्नल हीट इसमें नहीं आ सकती, जिससे इस गैस का टेम्परेचर T1 पहले था और T1 से डाउन होके कितना हो जाता है, T2 हो जाता है। T1 ज़्यादा था और T2 कम है, तो T1 से डाउन होकर इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, T2 हो जाता है, और यहाँ पर एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो जाता है और इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है इसकी। फिर हम क्या करते हैं, इस सिलेंडर को उठा करके तुरंत हम जो क्या करेंगे, हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन कंप्रेशन चाहेंगे। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा अब आपका कि वापस से टेम्परेचर में कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं है। हम फिर से सिलेंडर को उठा के कहाँ रख देंगे, हम जो है यहाँ पर किस पे रखेंगे, अब की बार हम इसको रखेंगे सिंक के ऊपर। अब की बार हम रखेंगे इसको सिंक के ऊपर। तो सिंक के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, तो सिंक के ऊपर रखने से क्या होगा कि यहाँ पर अब हम जो है यहाँ पर इसका टेम्परेचर कितना हो चुका है गैस का, वो अब T2 हो चुका है, याद रखना T1 नहीं रहा, T2 हो चुका है, टेम्परेचर T2 हो चुका है। अब हम इसको उठा करके, इस सिलेंडर को उठा करके किस पे रख देते हैं, हम इसको सिंक के ऊपर रख देते हैं। सिंक भी एक हीट रिजर्वियर टाइप ही होता है, लेकिन ये लो टेम्परेचर पर होता है। कितनी भी हीट इसको दे दो, इसके टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। अब हम क्या करते हैं, इस जो आपका पिस्टन, इस पिस्टन को क्या करते हैं, वापस से कंप्रेस करते हैं। पिस्टन को कंप्रेस करने से क्या होगा, जो इसके आपके एटम्स जो दूर दूर गए थे वो एक दूसरे के बहुत पास पास आके एक दूसरे से क्या करते हैं, यहाँ पर ये कोलिजन करने लगते हैं, एक दूसरे से टक्कर करने लगते हैं एक दूसरे से। तो कोलिजन करने से क्या होता है, इनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। बट जितना भी टेम्परेचर, इनकी टेम्परेचर T2 था और ये T2 अब इंक्रीज होना चालू करने लगता है वापस से। बट ये आपका क्या है, ये सिंक है और ये क्या होता है, फुली कंडक्टर है। इसका सिलेंडर का जो लोअर सरफेस है वो भी क्या है, ये भी क्या है, पूरा का पूरा कंडक्टर है। तो इस कंडीशन में जितना भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जितनी भी हीट जनरेट होती है, वो सारी की सारी हीट कहाँ दे दी जाती है, इस सिंक को दे दी जाती है। और उस कंडीशन में इसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आता, इसका टेम्परेचर T2 ही बना रहता है, क्योंकि T2 हो चुका था। इसी को उठा के आगे रख रहे हैं अपन। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हीट जनरेट होगी, बट जितनी भी हीट जनरेट होगी वो सिंक को दे दी जाएगी, मतलब टेम्परेचर इसका T2 बना रहेगा। तभी तो होगा आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन, कंप्रेस कर रहे हैं अपन। फिर हम क्या करते हैं, तुरंत इस सिलेंडर को कंप्रेस करते करते ही उठा कर कहाँ रख देते हैं, फिर से अपन इंसुलेटेड स्टैंड पे इसको रख देते हैं। इंसुलेटेड स्टैंड पे रखने से क्या होता है, वापस से वही, ये इसका पिस्टन था, ये आपका क्या था, इंसुलेटर था वॉल्स थी, ये क्या थी, आपकी इंसुलेटर थी। ये सरफेस ही कंडक्टर था इसका, लोअर सरफेस, ये जो उसका पेंदा था ये। बट ये भी क्या कर दिया हमने, इस इंसुलेटेड स्टैंड के कांटेक्ट में ला दिया, मतलब इसके चारों साइड्स कैसी हो चुकी है, ये बन चुकी है क्या, इंसुलेटर बन चुकी है। अब हम फिर से क्या करते हैं, कंप्रेशन करते हैं। यहाँ पर इस पिस्टन को नीचे की तरफ दबाते हैं तो एटम एक दूसरे के पास पास आते हैं, एक दूसरे से कोलिजन करते हैं। कोलिजन करने से हीट जनरेट होती है, बिकॉज यहाँ पर ये एडियाबेटिक सिस्टम है, मतलब कि चारों साइड्स कैसी है, इंसुलेटेड है। तो इस हीट को एटमॉस्फेयर में जाने का टाइम ही नहीं मिलता, मतलब एटमॉस्फेयर में जा ही नहीं पाती, और गैस का टेम्परेचर फिर से T2 से इंक्रीज होके क्या बन जाता है, T1 बन जाता है। और वापस से ये टेम्परेचर T1 हो जाएगा तो आपकी ये गैस वापस से अपनी प्रीवियस कंडीशन में क्या हो जाएगी, यहाँ पर वर्क करने के लिए पहुँच जाएगी, और ये इसका एक साइकिल कंप्लीट होगा। मतलब 2 एक्सपेंशन और 2 कंप्रेशन को मिला करके यहाँ पर साइकिल कंप्लीट होता है। एक एक्सपेंशन आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है और दूसरा एक्सपेंशन जो होता है आपका एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है। एक कंप्रेशन आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, एक कंप्रेशन आपका एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है। और गैस के टेम्परेचर वापस T2 से इंक्रीज होकर T1 हो जाता है, क्योंकि एनर्जी बाहर नहीं जा रही है यहाँ पर इसकी। तो इससे क्या होगा, जब अंदर की एनर्जी अंदर जाएगी तो इंटरनल एनर्जी पहले डाउन हुई थी एक्सपेंशन में, कंप्रेशन में क्या होगा, ये हीट इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होने से क्या होगा, गैस का टेम्परेचर यहाँ से T2 से इंक्रीज होकर के T1 हो जाएगा, और इस कंडीशन में हमारे पास में ये कार्नोट साइकिल कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर पूरा का पूरा कार्नोट साइकिल कंप्लीट होता है इन 4 प्रोसेस से। और वापस से जो आपका वर्किंग सब्सटेंस होता है ना, ये वापस से अपनी इनिशियल पोजिशन में पहुंच जाता है उसी टेम्परेचर पर, बिल्कुल वैसा का वैसा। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया, और यहां पर आने के बाद वापस से नेक्स्ट साइकिल पर अपन कंप्लीट यहां पर करते हैं।
ठीक है ना। तो इन चारों को मिला के 1 साइकिल कंप्लीट होता है, जो आपका किसी प्रकार से आपका वर्किंग सब्सटेंस में चेंजेस नहीं होता है और सारा का सारा जो मटेरियल होता है अपनी प्रीवियस कंडीशन में पहुंच जाता है यहाँ पर वर्किंग करने के लिए। तो इस प्रकार से आपका कार्नोट साइकिल होता है और एक आइडियल साइकिल है। कभी भी कोई भी गैस यहाँ से हम कह सकते हैं पूरी तरह से इसमें नहीं आ सकती, अपनी प्रीवियस कंडीशन में थोड़ा बहुत लॉस तो जरूर होगा, बट यहाँ पर ये एक आइडियल इंजन हमने इसको माना है, जो हम एक्सपेरिमेंटली हम इसको फाइंड आउट तो नहीं कर सकते रियलिटी में, बट हम इसको कंपेयर करते हैं, इससे कंपेयर करते हैं अदर इंजन्स को, तभी अपन अदर इंजन से, भाई कोई ना कोई आपको एक रेफरेंस पॉइंट तो चाहिएगा ना। तो हमारे लिए कार्नोट साइकिल एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। अदर साइकिल्स को हम क्या करते हैं, अदर इंजन को हम इससे कंपेयर करते हैं और उन इंजन्स की हम इफिशियंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके लिए डेरिवेशंस निकालेंगे और डेरिवेशंस निकाल के टोटल वर्क निकालेंगे, यहाँ किया गया वर्क, यहाँ किया गया वर्क, यहाँ किया गया वर्क और यहाँ किया गया वर्क, और टोटल वर्क निकाल करके हम जो है यहाँ पर इफिशियंसी की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।